ठीक है जी। चलिए एग्जाम वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एग्जाम वाला क्वेश्चन, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। नेक्स्ट एग्जाम वाला क्वेश्चन, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। क्या होता है कि सर, एक्सप्रेस कंडीशंस तो आप लोग भी समझते हो। व्हाट आर एक्सप्रेस कंडीशंस? एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। एक्सप्रेस कंडीशंस जो होती हैं, व्हाट आर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स यार? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर एक्सप्रेसली मेड इन वर्ड्स, either in oral or in writing. express contracts are those contracts कि सर लिख के या बोल के जो आप अपनी कंडीशंस या कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं वो हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो सर एक्सप्रेस कंडीशंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिख दी या बता दी गई। यस सर। इम्प्लाइड कंडीशन, सॉरी इम्प्लाइड एक्सप्रेस कंडीशंस हो गई। एक्सप्रेस वारंटीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बोल के बता दिया या हमने मतलब एक दूसरे को एक्सप्रेस कर दिया कि ये जरूरी बात है पर इतनी भी जरूरी नहीं है कि उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए। तो जो चीज एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर ली उसमें पढ़ने लायक तो कुछ है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है या फिर पढ़ने वाली बात का है, प्रॉब्लम नहीं पढ़ने वाली बात का है। एक तो होते इम्प्लाइड कंडीशंस और एक होती है इम्प्लाइड वारंटीज। क्या होती है इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज? कि सर जब भले ही सेलर और बायर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये वाली कंडीशंस नहीं डाली हैं तो भी लॉ बोलता है कि भैया ये वाली कंडीशंस चाहे बायर और सेलर ने नहीं रखी है तो भी लॉ मानेगा ये होती हैं। इसी तरीके से इम्प्लाइड वारंटीज जो कि सेलर और बायर ने नहीं रखी हैं तो भी लॉ मानता है कि हम ये इम्प्लाइड वारंटीज मानेंगे। अब बेटा पढ़ते वक्त कंफ्यूज इसलिए मत होना क्योंकि कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस ही इम्प्लाइड वारंटीज की तरफ आ रही है तो आप बोलोगे कि सर हम इन्हें इम्प्लाइड कंडीशन बोले हैं वारंटी। यदि क्वेश्चन इम्प्लाइड वारंटी के बारे में होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन खुद पूछ लेगा, एक्सप्लेन दी इम्प्लाइड वारंटीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो इम्प्लाइड वारंटीज के जैसे लिख देना, अदरवाइज वैसी की वैसी इम्प्लाइड कंडीशंस ही होती हैं। सो व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज जो सेलर और बायर अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं डालते हैं तो भी लॉ बोलता है कि भैया ये तो होंगे ही होंगे चाहे आपने लिखे हैं या नहीं लिखे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोचो, सर सेलर जो बायर को माल बेच रहा है, सर सेलर या तो खुद ओनर होना चाहिए या फिर है ना उसको बेचने की अथॉरिटी होनी चाहिए एज एन एजेंट। ये यदि चोरी का माल बेच रहा है तो फिर यार वो तो कोई गलत बात हो रही है ना। तो एक भले ही सेलर और बायर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा सेलर को राइट माल बेचने का पूरा अधिकार है और ये और वो, भले ही नहीं लिखा, इट्स एन इम्प्लाइड कंडीशन कि सेलर जो है उसको माल बेचने का अधिकार होना चाहिए। खुद लॉ बोलता है इट्स एन इम्प्लाइड कंडीशन, तुमने लिखी है या नहीं लिखी है होगी, सेलर को माल बेचने का अधिकार होना चाहिए। यदि नहीं है तो ये कंडीशन ब्रीच हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट किया जा सकता है। मतलब समझ में आया इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज का? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। शेट्टी पांग, शेट्टी झील, कनक, वंशा, रिया, आ गया? आ गया श्लोक मुंद्रा? यस। ठीक हाँ। है। तो सर अब कई बार इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं और इम्प्लाइड वारंटीज होती हैं। सर वैसे तो लॉ बोलेगा कि भाई तुमने नहीं भी लिखी है तो भी हर कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन यदि सेलर बायर अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली ये लिख देते हैं ये वाली इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगी तो फिर वो एक्सक्लूड कर रहे हैं और वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, कोई इम्प्लाइड कंडीशन जो लग रही है वो उसको लॉ में लिखी हुई इम्प्लाइड कंडीशन को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये हमारे नहीं लगेगी, ये पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं। ये देखो, इट शुड बी नोटेड दैट द इम्प्लाइड कंडीशन मे बी वेव्ड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। सेलर और बायर वेव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये पढ़ने वाली बात है, 1 2 3 4 5 6 7। सर कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं जो भले ही आप लोगों ने नहीं भी लिखी हो तो भी हर कॉन्ट्रैक्ट में होती है? पहली होती है कंडीशन एज टू टाइटल, वही जो मैंने अभी बताई, सेलर के पास में वैलिड टाइटल होना चाहिए उस चीज को बेचने के लिए। सेकंड, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सर श्लोक मुंदड़ा क्या करता है? श्लोक मुंदड़ा
जो है वो कोई एक सेलर है, कोई चीज को बेचता है। तो जब बायर उसके पास में गुड्स खरीदने के लिए आया, श्लोक मुंदड़ा ने उस चीज के बारे में काफी कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन दिया। तो सर जो भी डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि सर जो भी चीज को जिस भी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्राइब किया है, वो सारी की सारी इम्प्लाइड कंडीशन जैसे आएगी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे कि चावल बेच रहा है कि सर ये है ना चावल कम से कम 4 इंची, ये 4 इंची नहीं सॉरी 4 mm बड़ा चावल है, इतना साइज रहेगा इसका। तो सर ये डिस्क्राइब कर रहा है ना, उससे मैच होना चाहिए। ये मशीन 1 घंटे में 500 यूनिट प्रोड्यूस कर देती है, डिस्क्राइब कर रहा है ना उसकी क्वालिटी। तो सर वो डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए एक्चुअल में वो बात। ठीक है, यदि वो 500 नहीं और 300 ही प्रोड्यूस कर रही है तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया जा सकता है, क्योंकि इम्प्लाइड कंडीशन एज टू कौन सी ब्रीच हो गई, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन ब्रीच हो गई। मान लो एक मिठाई की दुकान वाले के पास में गए, मिठाई वाले ने अपनी मिठाई की तारीफ में बोला, अरे ये चक्की ताजी बनी हुई है, जबकि घर जाके देखी तो वो तो सड़ी हुई निकली। तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स और भी लगेगा, लेकिन एम्प्लॉयड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन ब्रीच हो गया या नहीं हो गया? यस सर, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहे हैं गुड्स। तो जैसा डिस्क्राइब किया है, हम कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे क्या कि सेलर ने ये डिस्क्राइब किया है और इनके डिस्क्रिप्शंस ये मैच होने चाहिए? क्या ऐसे लिखते हैं अपन? नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो भी जो भी सेलर ने डिस्क्राइब किया है उनके डिस्क्रिप्शन से फाइनल गुड्स मैच होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो condition as to title, condition implied condition as to sale by description। next, implied condition as to sale by sample। क्या पॉइंट है, अपने घर में कभी अपन किराने से की दुकान से सामान मम्मी खरीद के लाती है, तो मम्मी पहले उसका सैंपल देखती है या नहीं देखती है? दुकानदार बोलते हैं मैडम जी बहुत अच्छे चावल आए हुए हैं, ये बासमती राइस। आपकी मम्मी कहती है दिखाओ। तो उसने सैंपल दिखाया, सैंपल दिखाया, तो सर इम्प्लाइड कंडीशंस हैं कि सर गुड्स जो बल्क है ना, जो वो दिखा के आपको बेच रहा है, बल्क मस्ट करस्पॉन्ड विद द सैंपल। जो उसने दिखाया अलग चीज और दे अलग चीज रहा है, तो वो गलत कर रहा है। कौन सी इंप्लाइड कंडीशन ब्रीच हो गई? इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल ब्रीच हो गई। ठीक है, तो सर क्या इंप्लाइड कंडीशन है? बल्क मस्ट करस्पॉन्ड विद द सैंपल। नेक्स्ट सर, चौथी कंडीशन, अब है ना दूसरी और तीसरी को मिक्स कर लो, इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन और इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल को दोनों को जोड़ लो, बन जाएगी चौथी। क्या? इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। जब कोई सेलर बायर को अपना माल बेचते समय उसका सैंपल भी दिखाता है और उसको डिस्क्राइब भी करता है, जैसे कि सैंपल बताया कि ये देखो साहब मैडम ये वाला चावल आया हुआ है, बहुत अच्छा चावल है, और डिस्क्राइब कैसे करता है, ये बासमती राइस है डिबर टुबर क्वालिटी का, बहुत सारी आती हैं, डिबर क्वालिटी आती है बासमती राइस की, टुबर क्वालिटी आती है, सुपर क्वालिटी आती है। टुबर क्वालिटी बोला उसने और उससे नीचे वाली का दे दिया, तो सर सैंपल जो दिखाया था वो भी एग्जैक्टली सेम था। ठीक है, मेरी बात सुनना, यदि किसी सेलर ने बायर को यदि किसी सेलर ने बायर को सैंपल दिखा के माल बेचा है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो इंप्लाइड कंडीशन क्या है? गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद द सैंपल एज वेल एंड विद द डिस्क्रिप्शन एज वेल। जो गुड्स दिए गए हैं वो सैंपल से भी मैच होने चाहिए और डिस्क्रिप्शन, दोनों से मैच होने चाहिए। केवल एक से मैच हो रहे हैं और दूसरे से नहीं हो रहे हैं तो वो गड़बड़ है, केवल एक से मैच हो रहे हैं और दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं तो वो गड़बड़ है। दोनों से मैच होने चाहिए, दोनों से मैच होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर, सैंपल से भी मैच होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन से भी होना चाहिए। जो सैंपल बताया और जो डिस्क्रिप्शन दिया है दोनों से मैच होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सैंपल और डिस्क्रिप्शन वाले में कि सर सैंपल तो दिखा दिया, किसका दिखाया? टिबर क्वालिटी ऑफ बासमती राइस का दिखाया। ठीक है, दिया भी वो ही, लेकिन उसको डिस्क्राइब कर दिया कैसे? डुबर क्वालिटी, सुपर क्वालिटी जैसे। ठीक है,
तो सर सेल बाय सैंपल तो मैच हो गया, लेकिन सर सेल बाय डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हुआ ना, तो सर दोनों मैच होने चाहिए ना, नहीं हुए तो बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है। ठीक है सर। एक और एग्जांपल देखो, श्लोक मुंद्रा दीपावली या होली पे मिठाई खरीदने के लिए दीपा वो मिठाई की दुकान पे गया। ठीक है, मिठाई वाले से उसने पूछ मिठाई वाले ने उसको चक्की चेक कराई, या वो जो भी है वो चेक कराया, टेस्ट किया उसने। ठीक है सर, तो यानी कि सैंपल से चेक किया या नहीं किया? यस सर। सर फिर वो घर आया और इसने मिठाई वाले से पूछा भी, आपकी सारी चक्कियां फ्रेश है या नहीं है, मिठाई फ्रेश है नहीं? तो इसने बोला हमारी सारी मिठाई फ्रेश ही होती है भैया, हर दुकान वाला ऐसे ही बोलता है, हमारी सारी मिठाई फ्रेश ही होती है। यानी कि यहाँ पर उसने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया दैट ऑल माई मिठाई आर फ्रेश। घर पे आया, मुंह में जैसे ही एक पेड़े का पीस डाला, मुंह बिगड़ गया। क्यों? एकदम सड़ी हुई पुरानी 10 दिन पुरानी मिठाई पकड़ा दी इसको। तो सर क्या क्या ब्रीच हुआ? सैंपल तो ताजा खिलाया था और बल्क घटिया दे दिया। तो सर सेल बाय सैंपल भी मैच नहीं हुआ और सेल बाय डिस्क्रिप्शन भी मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो बोथ सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, हम तो कहते हैं यदि दोनों से बिका है तो दोनों से मैच होना चाहिए, दोनों से नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया जा सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो जो एग्जाम में आया हुआ इस सिचुएशन का। सर आपकी मम्मी बासमती चावल खरीदने के लिए वहां पर गई। ठीक है, घर में कोई पार्टी थी, इस वजह से 100 किलो चावल खरीदने थे। तो चावल खरीदने के लिए किराना वाले के पास में गई, तो किराना वाले ने जो चावल दिखाया, ठीक है, उसमें वो सही में बासमती राइस था। ठीक है, उसमें कुछ पूरे दाने थे, कुछ टूटे हुए दाने थे, अधूरे अधूरे थे। ठीक है, कुछ पूरे दाने थे, कुछ अधूरे दाने थे, टूटे हुए दाने थे। वही सैंपल इसने ऐसा ही दिखाया और वो ही बल्क दिया। आपकी मम्मी ने समझ लिया, यस हाँ भाई ये सही है, हाँ ये चावल मुझे ठीक लग रहा है। वो डिस्क्रिप्शन कैसे दिया उसका कि सर बासमती राइस है, वो सही में बासमती राइस ही था। ठीक है, सैंपल जो दिखाया उसमें टूटे चावल भी थे और पूरे चावल भी थे। तो आपकी मम्मी ने कहा ठीक है चलेगा, घर पे लाई, घर पे जो उस दिन कंदोई बैठा था, कंदोई मीन्स हलवाई बैठा था, उसने कहा मैडम ये चावल नहीं चलेंगे, इनसे बनाया तो पूरी आपकी डिश बिगड़ जाएगी। मैं मम्मी वापस करने गई कि मैडम वापस क्यों कर रहे हो? कि नहीं नहीं ये बासमती राइस जो है इसमें टूटे चावल है। मैंने कब कहा टूटे चावल नहीं है? क्या मैंने आपको सैंपल दूसरा दिखाया था? नहीं भैया आपने सैंपल तो ऐसे ही दिखाया था। तो सेल बाय सैंपल से मैच कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था बासमती राइस है, ये वही राइस है या नहीं है? कि हाँ सर वही है। तो जब सेल बाय सैंपल से भी मैच कर रहा है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन से भी मैच कर रहा है जो बल्क प्रोवाइड किया, तो सर कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन तो टूटी नहीं है। जब कोई कंडीशन टूटी नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कैसे कर पाओगे? तो सर मैडम को अलाउड नहीं हुआ, आपकी माता जी को अलाउड नहीं हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ पाएंगी, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो उसने पूरे चावल दिखाए होते, जो उसने पूरे चावल दिखाए होते, ठीक है, और दे दिए होते ऐसे मिक्स वाले, तो फिर सेल बाय सैंपल वाली ये जो है ये वाली ब्रीच हो जाती, तो आप आपकी मम्मी उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकती थी। ये हो गया एक और एग्जांपल। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें ये आई हुए क्वेश्चन सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में, जो मैं जो भी बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आरटीपी एमटीपी मेन क्वेश्चन मॉड्यूल कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी मम्मी गई चावल खरीदने के लिए। आपकी मम्मी ने कहा भैया मुझे कम से कम 4 mm बड़े चावल के दाने चाहिए, मुझे कम से कम 4 mm बड़े चावल के दाने चाहिए। ठीक है, उसने सैंपल बताया। ठीक है, सैंपल में वो 4 mm भी थे, 3 mm भी थे। ठीक है, या फिर वो ऐसा कर रहा है सैंपल तो 4 mm वाला बता दिया, लेकिन है ना उसने जो माल भेजा वो 3 mm वाला ही निकला। तो फिर क्या आपकी मम्मी कर सकती है? हाँ सर सैंपल जो है, लेकिन उसने आपकी मम्मी ने यदि डिस्क्राइब कर दिया 4 mm का चावल चाहिए और उसने 3 mm का चावल भेज दिया, आपकी मम्मी हमेशा सेल बाय डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं किया, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है। कई बार ये जो मैंने बताया ना मिक्स वाला जो, ये इसमें आपकी मम्मी क्योंकि वही सैंपल बताया वही डिस्क्रिप्शन दिया जो सही में था, जब दोनों से मैच कर रहा है तो रेपुडिएट नहीं कर सकते हो, कोई इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच नहीं हुई है। आइए, तो सेल बाय कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय implied condition as to sample, implied condition as to sale by sample as well as description।
ये पांचवी को एक सेकंड के लिए छोड़ते हैं। कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस क्या चीज होती है? होलसमनेस होती है खाने पीने की चीजों को लेकर होती है, ईटेबल्स को लेकर होती है, खाने पीने की चीजों को लेकर होती है। क्या? द द ईटेबल्स शुड बी ऑफ होलसम क्वालिटी। खाने पीने लायक होने चाहिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होने चाहिए, इसका मतलब होता है होलसमनेस का मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होने चाहिए। ऐसे ही लिखना है यदि इस पे क्वेश्चन आ जाए तो। एक बार कि सर श्लोक मुंदड़ा गया, श्लोक मुंदड़ा तू बन मस्का खाता है या वड़ा पाव खाता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी सर, एग्जाम्पल में तो कुछ भी खिलाता सर, ऐसा थोड़ी होता है जो तेरे को पसंद है वही खिलाएंगे भाई। तो मान लो श्लोक मुंदड़ा वड़ा पाव खाता है, श्लोक मुंदड़ा को वड़ा पाव बहुत पसंद है, वड़ा पाव खाने के लिए कहाँ गया? वड़ा पाव खाने के लिए पास में गोली वड़ा पाव या जो भी सबसे फेमस सेंटर था वहां पर गया। ठीक है। अब क्या हुआ? आराम से खाया जा रहा था, तीसरी बाइट में यहाँ पर वड़ा पाव के अंदर एक कंकड़ निकल गया। तीसरी बाइट में वड़ा पाव के अंदर कंकड़ निकल गया, श्लोक मुद्रा को पता नहीं था अंदर कंकड़ है, जोर से प्रेस किया दांत से, इसका बेचारे का दांत टूट गया। ठीक है। वॉज दिस ईटेबल ऑफ होलसम क्वालिटी? वॉज इट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? नो सर, इट वॉज नॉट। तो ही कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। वड़ा पाव के पैसे तो वापस ले ही सकता है, डैमेजेस और वसूल सकता है दांत टूटने के या जो भी हुए। ठीक है। कहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है क्या कि वड़ा पाव फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होना चाहिए? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के लेते हो क्या, या पूछ के लेते हो भैया खाने के लिए लायक तो है या नहीं? नहीं, ये इम्प्लाइड कंडीशन है जो खाने पीने की चीजों को लेके खुद लॉ ने डाली है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में, तुम जो भी बनाते हो। एक और एग्जाम्पल, एक बार श्लोक मुंदड़ा जो था वो घर के सोफे पे पसर के बैठा हुआ था, घर के सोफे पे बैठा हुआ था, यहाँ श्लोक मुंदड़ा बैठ गया अपने बेचारा। ठीक है। मम्मी आई, इसको जोर से एक झापड़ लगाया, बोले क्या दिन भर सोफे पे पड़ा रहता है, जा जाके 2 लीटर दूध लेके आ। ठीक है। तो मम्मी ने इसको झापड़ लगाया, तो गया बेचारा दूध लेने के लिए, मरता क्या नहीं करता, घर में रहना तो है ही, तो 2 लीटर दूध लेके आ रहे हैं साहब। घर लेके आए, मम्मी ने दूध गर्म किया, मम्मी वापस किचन से चिल्लाते हुए आई और इसको 2 झापड़ और लगा दिए। क्यों 2 झापड़ और लगा दिए? फटा हुआ दूध लेके आ गया, ऐसे कैसे करता है? ठीक है। ये भी उस दिन 4 झापड़ खा के ये भी गुस्से में आ गया, वापस दुकान वाले के पास में गया, उसको बोला भैया ये कैसा दूध दिया है आपने? ठीक है, मेरे को 4 झापड़ पड़ चुके हैं, इसके कारण दूध वापस लो। तो दुकान वाला बोलता है भैया क्यों, क्या दिक्कत हुई? कि ये फटा हुआ दूध है, पुराना दूध है। तो भैया आपने ये थोड़ी बोला था कि ताजा दूध दो जो नहीं फटा हुआ हो। अरे ये कोई कहने की बात होती है क्या कि ताजा दूध दो? दूध जो आप मुझे दूध दे रहे हो दैट शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो भी आप मुझे ईटेबल्स दे रहे हो, खाने पीने की चीजें दे रहे हो, इट शुड बी फिट फॉर। मैं कोई बोल के थोड़ी ले जाऊंगा कि भैया ऐसा दूध देना तो ताजा हो, भैया इट शुड बी ताजा। ठीक है। तो वो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर सकता है, दूध को वापस पकड़ा सकता है, बिकॉज द ईटेबल शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है। नेक्स्ट, इस पे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इस केस लॉ वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट्स में कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या? एक बार एक अंकल और आंटी थे, एक बार एक अंकल और आंटी थे। ठीक है। अंकल बाजार से दूध लेके आए, उस दूध वो दूध थोड़ा सा पुराना था, उसमें क्या टाइफाइड के कीड़े पड़ गए थे, होते हैं कुछ जर्म्स होते हैं। आंटी वो दूध पी के राम नाम सत्य हो गया, आंटी का राम नाम सत्य मतलब वो भगवान को प्यारी हो गई। ठीक है। तो अब कौन सी कंडीशन ब्रीच हुई? इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस ब्रीच हुई, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस ब्रीच हो गई। ठीक है सर, खाने पीने की चीज वाज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो कॉन्ट्रैक्ट तो खैर रेप्यूटेड, दूध तो खैर अब क्या वापस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो रेप्यूटेड हो ही सकता है, प्लस अंकल कैन डिमांड डैमेजेस। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस ब्रीच हो गई। अब देखो, श्लोक मुंद्रा मिठाई की दुकान वाला एग्जाम्पल वापस लो। श्लोक मुंद्रा गया मिठाई की दुकान पे। ठीक है। श्लोक मुंद्रा जब मिठाई की दुकान पे गया, ठीक है, तो इसने कहा, उसने मिठाई वाले ने सैंपल चखाया, सैंपल ताजा था, इट वाज रियली गुड। ठीक है। इसने पूछा भैया मिठाई आपकी ताजी तो है? उसने डिस्क्रिप्शन दिया भैया हमारी सारी मिठाइयाँ ताजी होती है। ठीक है।
घर आया, मिठाई का डब्बा खोला, एक पीस मिठाई खाई, मिठाई सड़ी हुई निकल गई। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन तो फेल हुआ ही, इंप्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस भी फेल हो गई। इंप्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस ऑफ ईटेबल्स भी फेल हो गई, वो ताजी नहीं थी, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जितने पॉइंट्स बन सकते हैं उतने लिखना, ठीक है। इसी तरीके से हमारी रिया मैडम है। रिया मैडम कहाँ पर हो? झापड़ खाने का ठेका है ना, श्लोक नहीं नहीं ले रखा वहीं है? पे हूँ सर। यहीं पे हो, ठीक है, तो चलो। अब रिया मैडम गई, रिया मैडम जो है बास्किन रॉबिन्स पे गई। बास्किन रॉबिन्स पे गई तो वहां पर होता है ना, तुम्हारे जैसे और हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आइसक्रीम्स के वो लगे हुए होते हैं, तो उसमें से एक एक चम्मच चखते रहते हैं कि भैया ये वाली चखाना, भैया ये वाली चखाना, भैया ये वाली चखाना। तो ऐसे आधा पेट तो अपन ऐसे ही भर लेते हैं, ठीक है। फिर रिया को पसंद आया कि भैया ये वाली दो, कौन सी दो? कि अमेरिकन नट्स वाली आइसक्रीम दो, ठीक है। तो सैंपल तो उसने अमेरिकन नट्स का चखाया था, लेकिन उसने गलती से पास वाले में से दे दिया जिसमें चॉकलेट चिप्स पड़ी हुई थी, या विच वॉज प्योर वैनिला, ठीक है। तो क्या ये इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल ब्रीच हुई या नहीं हुई? यस सर, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल ब्रीच हो गई। जो सैंपल दिखाया था बल्कि उसके उससे करस्पॉन्ड नहीं किया। रिया को पूरा अधिकार है उसके मुंह पे आइसक्रीम मार के वापस अपने पैसे लेने का, ठीक है। सही में मुंह पे नहीं मारना, उसको रिटर्न करके और अपने पैसे वापस लेने का, ठीक है। एक बार हमारी मंशा मैडम है, मंशा कहाँ है रे? सर यही हूँ सर। मंशा कहाँ पर है? मंशा नाराज हो गई है कि अभी फुद्दू सा एग्जाम्पल मेरे पे ले जाएंगे। मंशा को पिज्जा बहुत पसंद है, पता नहीं उसकी स्पेलिंग अब पिज्जा PIZZ होती है क्या होती है। मंशा को पिज्जा बहुत पसंद है। तो मंशा ने वहां पर जो वेटर आया डोमिनोज या पिज्जा हट जहां पर भी गई थी, उससे पूछा भैया इस वाले पिज्जा में क्या है? बोले सर इस पे जैलापिनो आएगा, ये आएगा, वो आएगा, टमाटो आएगा, ऐसा वैसा पनीर आएगा, और ऐसा उसने डिस्क्रिप्शन दिया। तो मंशा को पसंद आ गया कि हाँ ये मेरे टेस्ट का है। तो उसने ऑर्डर कर दिया। अब जब बन के आया पिज्जा तो वो कुछ और ही बन के आ गया, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन था उससे मैच ही नहीं किया। तो कौन सी इंप्लाइड कंडीशन ब्रीच हो गई? इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन ब्रीच हो गई। मंशा को पूरा राइट है उस पिज्जा को रिटर्न कर देने का। क्यों? इंप्लाइड कंडीशन मैच नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेप्यूटेटेड। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाए ना तो अपना दिमाग लगाना, कौन सी कंडीशंस लग रही हैं, इंप्लाइड कंडीशंस लग रही हैं। एक बची हुई है इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये क्यों छुड़वाई मैंने, ये कल पे क्यों रखी है? क्योंकि ये अपोजिट काम करती है। बाकी 1 2 3 4 और 6 7 तो होती है इंप्लाइड कंडीशन, फिफ्थ वाली होती नहीं है। देर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर द यूजर्स पर्पसेस, ठीक है। ये कल समझाऊंगा, इस पे क्वेश्चन आता है और इन सातों पे से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई। कल मिलते हैं सेम टाइम। सब अपने पिज्जे, अपने बास्किन रॉबिन्स, अपने वड़ा पाव, अपने दूध, अपने चावल, इन सब को ध्यान रखना, ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो पूरे नंबर लेके आओ। चलिए।